मीडिया पर बहुत सक्रिय हैं, इसलिए उनकी कविताएं निगाह के सामने बहुतों के आती रहती हैं। जल्दी में कभी कविता उनकी पढ़ ली जाती है, कभी नहीं भी पढ़ पाता है आदमी। लेकिन यहाँ जो कविताएं हैं उनके आधार पर पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि गोलेंद्र आज के समय में ज़्यादातर जो हिंदी पट्टी के कवि हैं, जिनको हम लोग थोड़ा जानते हैं, जिनको पढ़ते हैं, उन लोगों के बीच में वे एक ऐसे कवि हैं जो गांव को जानते तो हैं ही, उसको जीते भी हैं। जानने में और जीने में बहुत फर्क होता है। सोनी पांडे का एक कहानी संग्रह आया था, बलमा जी का स्टोरी। उसमें कहानी भी थी बलमा जी का स्टोरी। किताब पढ़कर मैंने यही लिखा था कि सोनी पांडे गांव को जानती हैं लेकिन जीती नहीं, उनको खराब लगा था। गोलेंद्र पटेल में एक बात है कि वो गांव को जानते भी हैं। आज भी गांव को जानने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन ऐसे लोग कम हैं जो गांव को जीते भी हैं और कविता भी लिखते हैं। जीते भी बहुत लोग हैं लेकिन वे कविता नहीं लिख पाते हैं, लेकिन गोलेंद्र जीते हुए कविता रचते हैं। उनकी कविताओं के जो विषय हैं, शीर्षक हैं और काव्य वस्तु है, उन सब पर गौर किया जाए तो प्रायः उन्होंने गांव के नए विषयों को उठाया है। अब जैसे एक इनकी कविता है गोंडिन। गोंडिन में बहुत कॉन्ट्रास्ट के साथ उन्होंने एक बिंब खड़ा किया है कि गोंडिन बुन रही है दाना और एक कोयली मर गया है, उसकी अर्थी जाएगी और उसमें वो दाना छीटा जाएगा। उसकी पत्नी पहले मर चुकी है और सारा वो विभत्स दिखलाते हुए छोटे बच्चे हैं उसके। फिर उस गोंडिन तक पहुंचते हैं कि गोंडिन का पति भी कुछ समय पहले गुजर गया है और उसके गर्भ में भी प्रेम की निशानी पल रही है। जिन जिन विषयों पर ये कविता लिखते हैं, डोमिन पर लिखते हैं, चुड़िहारिन पर लिखते हैं, काम करने वाली जो जांगर शब्द से जो उन्होंने जगह बनाया है, हमारे यहाँ जांगर शब्द चलता है मगही में, तो मेहनत करने वाली औरतें, वो टेलीविजन देख करके समय गुजारने वाला जो वर्ग है वो दूसरा है, लेकिन जो औरत सुबह आंख खोलती है और बहुत देर रात तक सोने के पहले तक वह मेहनत करती है, उसका एक ब्यौरा इस कविता में मौजूद है। इन कविताओं को पढ़ते हुए एक बात तो पक्के तौर पर कही जा सकती है कि ये दृश्य हिंदी कविता में नए हैं। ऐसे दृश्य हिंदी कविता में इसके पहले दिखाई इस तरह से नहीं पड़े थे। बहुत सारे दृश्य हैं हिंदी कविता में गांव के जीवन के। ये नहीं कह रहा कि गोलेंद्र जो रच रहे हैं वो सबसे श्रेष्ठ रच रहे हैं, लेकिन बहुत सारे दृश्य नए ये दे रहे हैं, जिसको वे खनिज कहते हैं, काव्य खनिज, वह इसमें बहुत सारा नया है। श्री प्रकाश शुक्ल सर को एक बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, गोलेंद्र की कविता पर आपने भी कुछ कहा और मुझे भी कुछ कहना है। आप कहते रहे हैं, तभी पुरस्कार दिया है आपने। लेकिन गोलेंद्र का हाल यह है कि ना तो वे आलोचक पर विश्वास करते हैं, ना आचार्य पर विश्वास करते हैं। जिनका मानना है कि किसान ने एक शब्द पकड़ा दिया कवि को और कवि ने कविता बना दी, और आलोचक को थमा दिया तो आलोचक समझ ही नहीं पाया वो कविता क्या है। आलोचक ने उनकी कविता को कहानी समझ लिया, एकदम नासमझ आलोचक है।
और फिर वो कहानी आचार्य के पास पहुंची तो आचार्य ने निबंध समझ लिया। गोलेंद्र की कविता में आलोचना करने की गहरी समझ, कविता आलोचना करती हुई हो, यह भी कम कवियों में देखा जाता है। होता है, ये प्रवृत्ति होती है, अन्य लोगों में भी होती है, लेकिन इसकी सटीक प्रवृत्ति कि कविता पढ़े हम और आलोचना की छौंक उसमें हमें महसूस होती है। गोलेंद्र की पूरी काव्य भाषा में आलोचना एकदम से सक्रिय रहती है। वे कहीं भी जल्दी लहालोट नहीं होते। लगेगा कि थोड़ा सा लहालोट हो रहे हैं, लेकिन तुरंत वहीं कोई एक क्रिटिकल स्टैंड वो अपनी कविता में ले लेंगे। इनकी तमाम कविताओं में यह बात मौजूद है। यह काम करने के लिए ये जो भाषा की द्वंद्वात्मक शक्ति होती है, दो शब्दों के बीच जो द्वंद्वात्मकता होती है, जैसे श्री प्रकाश जी की कविता है नामवर की धरती और धरती के नाम पर, ये जो द्वंद्वात्मकता है। अब लिखते हैं गोलेंद्र की जंगरैत स्त्रियां घोरहरी में उठती हैं और तब तक खटती रहती हैं जब तक कि चेहरे पर 12 नहीं बज जाता। 12 जैसे ही बजता है 12, बीत चुकी होती है आधी रात। 2 बार 12 है, एक बार चेहरे पर 12 बजा है, दूसरी बार घड़ी में रात के 12 बजे। इस टेक्निक का इस्तेमाल ये बार बार करते हैं अपनी कविता में। इससे वो आलोचनात्मक एक दृश्य उपस्थित होता है, या इनकी काव्य भाषा की एक खूबसूरती दिखाई पड़ती है। इनकी कोई कविता ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें श्रम का सौंदर्य न हो। पहले के कवियों में भी श्रम का सौंदर्य मिलता है। नागार्जुन जैसा कवि हिंदी में है जिसके यहाँ श्रम का सौंदर्य है, लेकिन नागार्जुन की कविताओं में और भी बहुत सी चीजें हैं। लेकिन फिलहाल जिस जीवन को गोलेंद्र जी रहे हैं और जिस जीवन को वो उतारना चाहते हैं अपनी कविता में, उसमें श्रम का पक्ष सबसे बड़ा है। और श्रम से ही एक और चीज पैदा होती है, वो है शर्म करना। कुछ खराब लगे तो उसके प्रति मन में शर्म पैदा होना कि हाँ ये गलत चीज है, ये ठीक होना चाहिए। श्रम और शर्म के बीच की जो दूरी है, गोलेंद्र अपनी कविता में उस दूरी को बहुत खूबसूरती से बांटते चलते हैं। जो लोग उनकी कविता को पढ़ते हैं वे इस चीज को महसूस कर सकते हैं। इनकी एक खासियत है, और कुछ कमी भी बताएं गोलेंद्र ना, कोई दिक्कत नहीं। नाराज नहीं ना हो। मुझे सर ने बुलाया ही इसी काम के लिए। रूपक गढ़ने की प्रवृत्ति बार बार इनके यहाँ दिखाई देती है। कहीं कहीं इनका रूपक मेंटेन नहीं हो पाता है। जैसे एक कविता है मेरे मुल्क का मीडिया, यह पूरी कविता रूपक और अन्योक्ति की भाषा में लिखी गई है। बिच्छू के बिल में नेवला और सर्प की सलाह पर चूहों के केस की सुनवाई कर रहे हैं गोहटा। गिरगिट और गोजर सभा के सम्मानित सदस्य, काने कुत्ते अंगरक्षक हैं। बहरी बिल्लियां बिल के बाहर बंदूक लेकर खड़ी हैं। टिड्डे पिला रहे हैं चाय पानी। गुप्तचर कौवे कुछ कह रहे हैं। एक भी पंक्ति ऐसी नहीं जिसमें रूपक या अन्योक्ति ना हो।
साढ़ समर्थन में सिर हिला रहे हैं, नील गायें नृत्य कर रही हैं, छिपकलियां सुन रही हैं संवाद समीक्षा, सेनापति सर्प की, मंत्री नेवला की, राजा गोहटा की, अंत में केंचुआ किसान को देता है श्रद्धांजलि खेत में, और मुर्गा मौन हो जाता है जिसे प्रजातंत्र कहता है मेरा प्यारा पुत्र, मेरे मुल्क का मीडिया। ये मुर्गा, ये मीडिया है जो चुप है, और केंचुआ किसान को श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरी कविता अन्योक्ति में, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल वाली शैली में अन्योक्ति पर ढंग से उन्होंने कविता लिखी। इस कविता में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन इनकी कुछ कविताएं ऐसी हैं जहां पर कि वो पूरा सिस्टम ये मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उसमें चीजें जो जरा सी गड़बड़ाती हैं। एक बात का ध्यान गोलेंद्र अगर आप रखें, हम पूरब के लोग हैं, हम बहुत मोहब्बत से जीने वाले लोग हैं कि मेरा खुलूस पूरब के गांवों जैसा है, उसका सलूक सौतेली माहों जैसा है। तो हम पूरब के लोग बहुत प्यार से रहते हैं, भाषा से भी प्यार करते हैं, और जैसे हम अपनी भोजपुरी बोलते हैं उसी तरह से अपनी हिंदी को भी हम कभी कभी इस्तेमाल में ले आते हैं। जैसे ने का प्रयोग एक कठिन काम है, जिनके ओरिएंटेशन में भोजपुरी की मात्रा ज्यादा है, मगही की मात्रा ज्यादा है, तो ने के प्रयोग में गोलेंद्र गलती दिखाई देती है। तो ठीक हो जाए तो बहुत बढ़िया है। जो वागर्थ में आपने कविता पढ़ी, तो उसमें लिखा है कि शब्द दिया किसान ने और कवि ने कविता दी, संपादक ने उसमें ठीक कर दिया है। आपने जो मुझे दिया था उसमें है कविता दिया, कवि ने कविता दिया नहीं, कवि ने कविता दी, उसमें ठीक है। तो ऐसी गड़बड़ी और जगहों पर भी है जहां ने का दोष है, लिंग निर्णय में थोड़ी सी गलती हुई है, लेकिन ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अभी तो आपने शुरुआत की है, और अगर कहीं भाषा का कोई प्रयोग है, ये बनारस है, यहाँ सब गुरु हैं, किसी को बहुत समझाना नहीं चाहिए लेकिन ठीक हो जाए तो बढ़िया। एक चीज और आपने रची है, वो है दोहा। इन्होंने कई दोहे रचे और ठीक ठाक दोहे, लेकिन एक दो बात है दोहे में, जो दोहे के लक्षण बताने वाले जो किताबें हैं उनमें प्रायः उसका जिक्र नहीं होता है। छंद में रचने की इच्छा हो तो छंद का थोड़ा अभ्यास कर लिया जाए तो अच्छा है। जैसे 13-11 हम लोग जानते हैं, आपने उसका पूरा पालन किया है, एकदम ठीक पालन किया, लेकिन 13-11 के भीतर भी एक और सूक्ष्म बात है कि जो 13 मात्रा होती है उसमें 6, 4 और 3 एक व्यवस्था होती है। आपका एक दोहा है, घाट पर बैठा हूं मैं, गुरु गंगा है साथ, मेरे सिर पर रखे हैं हाथ न रोके नाथ। 3 टुकड़ा ठीक है, पहले वाले टुकड़े में गड़बड़ी ये हुई है कि घाट पर बैठा हूं मैं, अगर हो जाए कि बैठा हूं मैं घाट पर, इसमें क्या होगा कि 6 मात्रा के बाद 4 मात्रा फिर 3 मात्रा। आपने जैसे लिख दिया है घाट पर बैठा हूं मैं, 7वीं मात्रा पर जाकर के वर्ण पूरा हो रहा है, इसीलिए वो लय नहीं मिल रही। छंद में केवल मात्रा की गिनती नहीं करते हैं, उसकी अपनी अपनी लय है, उस लय को भी मेंटेन करते हैं। फिर भी मैंने जानबूझकर आपके कुछ दोष बताए हैं ताकि आप सावधान रहें। आप नए कवि हैं, आपका उत्साह बढ़ाना हम लोगों का फर्ज है। आपको कहीं से भी हतोत्साहित करने के लिए
मैंने ये बातें नहीं कही हैं, लेकिन मन बहुत बढ़ न जाए इसका भी गार्जियन को ध्यान रखना।